डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में मैं रामफल मौर्य एडवोकेट सोनीपत आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम अंतिम चैप्टर 37 के सेक्शन 482, 83 और 484 का अध्ययन करेंगे। ये हमारा लास्ट सेशन होगा और आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 में कुल 37 चैप्टर हैं। 73 का उल्टा कर दीजिए, 73 का उल्टा हो जाएगा 37। याद रखने के लिए कि 1973 की CRPC में कितने चैप्टर हैं? 37। और कुल सेक्शन कितने हैं? 484। तो इसलिए आज हम 482 से 484 तक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सेक्शंस पहले की वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 482 के ऊपर। सेक्शन 482 क्या कहता है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ की व्यावृत्ति वो क्या है। मतलब पहले तो अब हमें ये समझना होगा कि इनहेरेंट पावर क्या होती है। इनहेरेंट के माने है, इनहेरेंट पावर्स वुड मीन पावर विच व्हाइल नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड विल नेवरदलेस बी डीम्ड टू एग्जिस्ट, यानी जो संहिता में नहीं है वो शक्तियाँ माननीय हाई कोर्ट के पास जो है होती हैं और उसे इनहेरेंट पावर कहा जाता है। अब उस इनहेरेंट पावर्स में क्या कहा है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, यानी इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय को किसी ऐसे आदेश देने के अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उसको सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी। जैसे इस संहिता के अधीन के किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। मीनिंग देयर बाई इसमें क्या है कि किसी एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस को, यानी किसी कोर्ट के द्वारा प्रोसेस ऑफ एब्यूज़ किया जा रहा है या एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस जो किया जा रहा है उसको रोकने के लिए माननीय हाई कोर्ट जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, या सुनिश्चित करने के लिए कि वह जिससे न्याय का कैसे पूर्ण उद्देश्य होगा इस बात के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ केस लॉज बताना चाहूँगा। पहला केस लॉ है 2015 क्रिमिनल लॉ जनरल 267 सुप्रीम कोर्ट। ये राजीव रंजन एंड अदर वर्सेस विजय कुमार का केस था। इसके अंदर क्या कहा गया? रेस्पोंडेंट्स टेंडर वाज रिजेक्टेड बाय डिपार्टमेंट। रेस्पोंडेंट फाइल्ड सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यानी डिपार्टमेंट एंड दैट वाज डिसमिस्ड। Thereafter, criminal complaint filed alleging that accused persons, authorities fabricated records was clearly afterthought just to give color of criminality to civil case, not bona fide and amount to misuse and abuse of process of law. High Court can quash it in exercise of powers under section 482. दूसरा केस रहा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर ही, जो क्वेशेबिलिटी है उसके ऊपर बताना चाहूँगा। 2017 AIR सुप्रीम कोर्ट 4019। पावर अंडर सेक्शन 482 इज एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ओनली व्हेन प्राइमा फेसिया केस इज नॉट मेड आउट अगेंस्ट एक्यूज्ड, टेस्ट अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरफेरेंस एट इनिशियल stage of prosecution is whether uncontroverted allegations prima facie establish a case.
ये राखी मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। इसी के ऊपर दूसरा केस मैं आपको बताना चाहूँगा, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 1884 विनीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी क्वेश्चमेंट का केस था। वेयर देयर आर मटेरियल टू इंडिकेट दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज मैनिफेस्टली अटेंडेड with malafide and proceeding is maliciously instituted with ulterior motive, High Court will not hesitate in exercise of its inherent jurisdiction powers of its jurisdiction under section 482 to quash the proceedings. अगली अथॉरिटी है AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 5141 RAS शिगुराम वर्सेस संकरेगौड़ा एलाइस संकरा एंड अदर्स। इसके अंदर भी क्वेश्चेबिलिटी के ऊपर जो है बताया गया है कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये केस था। हाई कोर्ट क्वेश्ड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रेस्पोंडेंट ऑन द ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट ऑथराइज्ड टू डू सो अंडर प्रोविजंस ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. It is well settled law that even if investigation is not conducted by authorized officer, trial is not initiated unless prejudice is shown. High Court not justified in quashing proceedings merely on the ground that investigation was not valid. अगला केस इसके ऊपर नोट कर सकते हैं AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 3421 और केस का नाम है इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगला केस AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट, ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अविनाश का केस। इसमें डीफ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स किया गया था। क्रिमिनल एप्लीकेशन, इसका स्कोप क्या है ये इसके अंदर बताया गया है कि अंडर सेक्शन 482 फाइल्ड बाय रेस्पोंडेंट बिफोर सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर डीफ्रीजिंग ऑफ his bank accounts of respondent were attached in exercise of powers conferred by section 102 CRPC. Single judge ought not to have entertained application under section 482 in respect of same relief which had been given up earlier before division bench of the Honorable High Court. First information report उसकी क्वेश्चमेंट हुई है, उसकी वैलिडिटी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 314, केस का नाम है चंदू भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसके अंदर क्या हुआ, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैलेंज टू FIR कंप्लेंट एंड FIR इन इंस्टांस केस इज डिस्क्लोज प्राइमा फेसिया कमीशन ऑफ वेरियस कॉग्निजेबल ऑफेंसेज alleged by complainant against accused persons. High Court therefore, instead of uphold entire FIR in question, High Court exceeded its powers while exercising its inherent jurisdiction under section 482, impugned judgment of the Honorable High Court set aside. मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर एक अथॉरिटी AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 4843 नोट करें, उसमें क्या हुआ था, इनहेरेंट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज ऑफ उसका इन्वोकेशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 टू क्वेश FIR और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ब्रॉड प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट समराइज्ड, और ये केस था प्रभा भाई अहीर एलाइस प्रभा भाई भीम सिंह भाई करमूर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसके बाद अगला केस है AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 397 विजय एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऑर्डर पास्ड इन मैकेनिकल मैनर विदाउट एप्रिशिएटिंग एनी ऑफ फैक्चुअल एंड लीगल पोजीशन इज लायबल टू बी सेट असाइड। इसी प्रकार क्वेश्चमेंट के ऊपर आप दूसरा केस नोट कर सकते हैं, रंजन दान बद्री सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 क्रिमिनल कोर्ट केस, क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 56 पटना हाई कोर्ट का फैसला है। दूसरा केस आप नोट कर सकते हैं AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 1896। इसके अंदर क्या था कि प्रोसीडिंग्स अनफाइल्ड स्टेट ऑफ बिहार बाइफर्केटेड इनटू 2 स्टेट्स
2 एक्ट said proceedings stood quashed on ground of non-compliance of court's order. FIR itself based on vigilance inquiry made by State of Bihar was not maintainable. तो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज अशोक कुमार का ये केस था। इसी प्रकार लैंड एक्विजिशन का एक मैटर था, उसमें AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 653 जयराम नथू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। क्लेम alleged to have been made on the basis of false and fraudulent documents leading to award of compensation. State adversely affected matter not civil dispute simpliciter. FIR registered for offence under section 406, 409 read with section 120B IPC is not liable to be quashed. और एक केस मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मैं केस बता रहा हूँ ये सारे के सारे केस अगर पूर्ण रूप से पढ़े जाएं तो सेक्शन 482 को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और 2015 क्रिमिनल लॉ जनरल 589 सुप्रीम कोर्ट का केस है, गोल्ड क्वेसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था। इसके बाद एक केस को आप और नोट कर सकते हैं, 2015 क्रिमिनल लॉ जनरल 241 सुप्रीम कोर्ट, ये घनश्याम शर्मा वर्सेस सुरेंद्र कुमार शर्मा एंड अदर्स का केस था। ये भी चार्जशीट फाइल हो गई थी। चार्जशीट फाइल्ड बाय पुलिस इज नॉट कंक्लूसिव ऑफ ऑफेंसेज फॉर विच एक्यूज्ड इज टू बी ट्राइड। कंप्लेंट एंड मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नॉट मेकिंग आउट ऑफेंसेज मेंशन्ड in charge sheet cannot be ground to quash proceedings. Court has to either frame proper charge or discharge accused to ask for further investigation. इसके बाद 2014 AIR सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 234 श्री महावीर कार्बन लिमिटेड ओम प्रकाश जालान का केस था। इसके अंदर भी कंप्लेंट ऑफ चीटिंग, शिफोनिंग ऑफ फंड्स एंड falsification of accounts by directors of company, cognizance taken on consideration of allegations in complaint and evidence led by complainant, quashing of order taking cognizance on ground that dispute was civil, no reasons given as to how and on what basis court accepted plea of directors that it was simple civil dispute about rendition of accounts, hence order liable to be सेट असाइड। अब एक अल्टरनेटिव रेमेडी के ऊपर एक अथॉरिटी मैं नोट कराने के लिए कहूँगा, नोट करेंगे। AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 397, ये 2009 सुप्रीम कोर्ट 1032 भी इसके ऊपर एक अथॉरिटी है। इसमें क्या कहा गया है कि रिलीफ कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ मियर अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी। विजय एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस था। अब एक केस आप और नोट कर सकते हैं, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 498 डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का केस था। और मैं आपको इसके ऊपर एक FIR के ऊपर डिले इन लॉजिंग का जो केस था उसके ऊपर एक केस बताना चाहूँगा। वो केस क्या था कि मनोज कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2017 क्रिमिनल लॉ जनरल 418 सुप्रीम कोर्ट, डिले इन लॉजिंग केस एलेजिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 304B 498A क्लोज्ड आफ्टर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 174 ऑफ द कोड। आफ्टर 5 years fresh FIR registered on the basis of anonymous letter received by brother of the deceased for same offense and incident stating that death of the deceased was pre-planned murder for demand of dowry. Delay in lodging FIR raises grave doubt about truthfulness of the allegations made therein, especially when relations between parties were cordial even after the death of the deceased. Proceedings against the appellants pursuant to such FIR is an abuse of process of law. Therefore, in the interest of justice, FIR is liable to be quashed. एक अथॉरिटी और आपको बताना चाहूँगा, AR रेड्डू कृष्णा वर्सेस दसूरी दीप्ति एंड अदर्स, AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट 2518। डिसऑनर ऑफ चेक के ऊपर है ये अथॉरिटी। मैं आपसे समेशन करूँगा कि आप इसे पढ़ें। एक एक्सपेंस जो रिमार्क्स
के ऊपर है। ये अथॉरिटी आप नोट कर सकते हैं। AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 4167 फुल बेंच की है, 3 जजेज की। और इसमें क्या कहा गया, स्कैथिंग ऑब्जर्वेशंस बाय हाई कोर्ट अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू ऑफर हिज explanation on affidavit. It is liable to be expunged. State of Maharashtra and others versus तस्नीम रिजवान सिद्दीकी। तो ये अथॉरिटीज़ आपको 482 में हेल्पफुल हैं। मेरी सबमिशन है कि इन अथॉरिटीज़ का आप पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे। अब 483 सेक्शन क्या कहता है कि ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूस सुपरिटेंडेंस over courts of judicial magistrates. High Court shall so exercise its superintendence over the courts of judicial magistrates subordinate to it as to ensure that there is inexpeditious and proper disposal of cases by such magistrates. यानी हाई कोर्ट को, प्रत्येक हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायिक मैजिस्ट्रेट्स के न्यायालयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेंगे जैसे ये सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे मैजिस्ट्रेटों के द्वारा मामलों का निपटान शीघ्र और उचित रूप से किया जाता है। अब सेक्शन 484 सेविंग का है और इसके अंदर क्या कहा गया है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैसे रिपील किया गया है और कैसे इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इफ़ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस कोड कम्स इन टू फोर्स there is any investigation pending, then such appeal, application, trial, inquiry or investigation shall be disposed of, continued, held or made as the case may be in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedure as in force immediately before such commencement as if this code had not come into force। यानी ये मानते हुए कि मानो ये जो उस दिन पेंडिंग इंक्वायरी थी, ये मानते हुए कि मानो ये एक्ट इन एग्जिस्टेंस नहीं है और पुराने एक्ट के तहत वो सारी कार्रवाइयाँ, अपील, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन डिस्पोज ऑफ की जाएगी और वो कंटिन्यू करेंगी। इस प्रकार से हमारे सारे के सारे सेक्शंस जो 484 तक दिए गए थे वो कंप्लीट हुए। और इसमें सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि ऑल नोटिफिकेशंस पब्लिश्ड, प्रोक्लेमेशंस इशूड, पावर्स कन्फर्ड, फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड, लोकल जुरिडिक्शन डिफाइंड, सेंटेंस पास्ड एंड ऑर्डर्स, रूल्स, अपॉइंटमेंट, नॉट बीइंग अपॉइंटमेंट्स एज स्पेशल मैजिस्ट्रेट मेड अंडर द ओल्ड कोड and which are in force immediately before the commencement of this code shall be deemed respectively to have been published, issued, conferred, prescribed, defined, passed or made under the corresponding provisions of this code. Any sanction accorded or consent given under the old code in pursuance of which no proceedings was commenced under the code shall be deemed to have been accorded or given under this corresponding provisions of this code, and proceedings may be commenced under this code in pursuance of such sanction or consent. Subsection 3 क्या कहता है, where the period prescribed for an application or other proceedings under the old code had expired on or before the commencement of this code, nothing in this code shall be construed as enabling any such application to be made or proceeding to be commenced under this code by reason only of the fact that the longer period therefore is prescribed by this code or provisions are made in this code for the extension of times। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने सेक्शन 484 थे वो सारे के सारे हमने पढ़े और इसके अंदर 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल बी। शेड्यूल 1 के अंदर ये दिया गया है कि किस ऑफेंस में कितनी सज़ा है, संज्ञेय है, जमानतीय है या कौन मैजिस्ट्रेट उसको सुनेगा। और इसके अंदर 6 खाने रखे गए हैं। सबसे पहला खाना जो है सेक्शन का है, दूसरा जो है उस खाने के अंदर ये बताया गया है कि उस जो मुकदमा है उस मुकदमे का मेन हेडिंग क्या है, तीसरा जो है उसके अंदर कितनी कारावास है, चौथा जो है वो अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानतीय है या अजमानतीय है,
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सुनेगा या सेकंड या कौन मजिस्ट्रेट सुनेगा या सेशन न्यायालय सुनेगा। और उसके बाद शेड्यूल बी के अंदर जो है फॉर्म्स दिए गए हैं और वो फॉर्म्स के अनुसार जो है हमने कार्रवाई करनी चाहिए, जो फॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज इस प्रकार हमारा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 484 तक सारा का सारा टोटल सीआरपीसी के टोटल प्रोविजंस हमने कंप्लीट किए। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन लेक्चर्स को आप ध्यान से सुने तो हर लेक्चर के अंदर केस लॉ बताया गया है और आपको पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। जय हिंद और आप इसे सब्सक्राइब करें, ये मेरी प्रार्थना है।